Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about genetically modified food. Let's see its key point. The first one is what is genetically modified food. Next is types of GM food यानी कि genetically modified food. Next है process for production of GM foods. Next, examples of GM foods. Next है advantage of GM foods and the last one is disadvantage of GM foods. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि genetically modified food क्या होता है. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वो फूड होते हैं या वो भोजन होता है जिन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, उनसे प्राप्त किया हुआ होता है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कभी एग्जांपल्स में बीटी कॉटन्स, बीटी टोमेटो, बीटी टोबैको, इस तरीके से आपने कई बार सुने होंगे एग्जांपल्स. तो ये जो चीज़ें होती है, ये बीटी का मतलब हुआ ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है जिनसे हमें फूड मिल रहा है. तो ये जो फूड मिल रहा है ये भी क्या हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड. ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल का यहाँ मतलब होता है उनका डीएनए, उसमें चेंजेस कर दिया जाता है और उस चेंजेस के कारण वो मॉडिफाइड होकर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे समझ लिया जेनेटिक मॉडिफाइड फूड क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. लेकिन अब समझते हैं हम कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए सीक्वेंस होता है वह एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, यानी कि वो एक कह सकते हैं कि उनका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है. अगर हम उस डीएनए के सीक्वेंस में जीन्स अलग से डाल देते हैं या फिर उनमें जो जीन प्रेजेंट है उन्हें निकाल देते हैं या फिर जीन एक्सचेंज कर देते हैं, तो उनसे जो ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो यही जो चेंजेस आ रहे हैं यही होता है उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन फूड होता है. तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन फूड्स जो अभी तक इन्वेंट किए गए हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स. फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स के अंतर्गत क्रॉप्स की जो जेनेटिक्स मटेरियल है उसमें इस तरीके से चेंज किया गया कि वह हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाए. इसके अलावा वह जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट होना या बहुत ज़्यादा ठंडा होना, इस तरीके जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसे टॉलरेट करने की जो एबिलिटी है वो उस प्लांट में आ जाए. इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स की जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस किए गए. इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं सोयाबीन को हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाया गया, मक्के को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाया गया, और उसी तरीके से पोटैटो यानी कि आलू को हर्बिसाइड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस दोनों बनाया गया. इस तरीके से ये रहे हमारे फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स. अब बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन क्रॉप्स की. सेकेंड टाइम में मॉडिफिकेशन किया गया था तब क्रॉप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो उनके ट्रेट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनमें ऐसे नए कैरेक्टरिस्टिक्स लाए गए जिनसे उनमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है यानी प्रोटीन्स होता है, हेल्दियर फैट्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उनको बढ़ाया गया. ठीक है, इसके अलावा उनका फ्लेवर यानी उनकी जो टेस्ट है उसको बढ़ाया गया. इसके साथ साथ उनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब उनके एमिनो एसिड्स हो गए, तो इन सभी को क्या किया गया, इन्हेंस किया गया. जितने मिनरल्स हुए उन्हें इन्हेंस किया गया. ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे कि राइस है, राइस में बीटा कैरोटीन्स बढ़ाया गया, टोमेटो में कैरोटोनाइड्स को बढ़ाया गया. ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन क्रॉप्स की. थर्ड जनरेशन जो क्रॉप्स थे उनमें और भी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ाई गई उनके किस्से के रेजिस्टेंस करने की. चाहे वो एबायोटिक जो स्ट्रेस होता है, एबायोटिक स्ट्रेस मतलब ज़्यादा बारिश, ज़्यादा बरसात या ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो उन सभी को टॉलरेंस करने की जो एबिलिटी है वह जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में और बढ़ाया गया थी. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कम टेम्परेचर हो रहा है, उसको टॉलरेंस करने की कैपेबिलिटी बढ़ाई गई. अलग अलग तरीके के सॉइल में उनको रहने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया. ठीक है, अलावा थर्ड जनरेशन क्रॉप्स या एनिमल्स में यह ट्रेट ऐसे ट्रेट्स ट्रांसफ़र किए गए जो ह्यूमन हेल्थ को भी बेनिफिट पहुंचाए. फॉर एग्जांपल जैसे कि गोट के जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया जिससे उसके मिल्क के द्वारा बायोलॉजिकल ड्रग
रिकॉम्बिनेंट एंटीथ्रोम्बिन का उत्पादन हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके प्लांट या एनिमल से अलग अलग तरीके के ड्रग्स हम प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली। अब बात करते हैं हम प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जीएम फूड्स। जीएम फूड्स के प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जीएम ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करवाना होगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या एनिमल्स की। तो सबसे पहले उसमें स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म में हमें कोई चेंजेस लाने होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस लाने के लिए जो जीन्स चाहिए वह हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आइसोलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रूट है, उसकी कैपेबिलिटी है कि उसकी जो स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि वही स्वीटनेस हमें दूसरे भी फ्रूट्स में मिले, तो हम वो जीन जो स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे वहाँ से क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू अ ट्रांसफ़र वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र वेक्टर के तौर पे हम लेते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में, दैट बैक्टीरिया इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। ठीक है, उसमें जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड में हमने जो जीन निकाला है, इंटरेस्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसे हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो उस बैक्टीरिया के पास हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चला गया है। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया होता है, जो ये ट्रांसफ़र वेक्टर होता है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। तो अब हम इस जो बैक्टीरिया है इसे करेंगे थर्ड स्टेप में ट्रांसफ़र इन प्लांट सेल। ठीक है, यानी कि प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है उसे प्लांट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रेजेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वह प्लांट के जो क्रोमोसोम है उसमें इंसर्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्लांट के जीन्स का, जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्लांट के पास क्या हो गया, नया जो जेनेटिक मटेरियल नया जो जीन है वो वहाँ पर पहुँच चुका है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड प्लांट सेल। ठीक है, जब बैक्टीरिया को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो प्लांट के कुछ सेल में ट्रांसफ़र हुआ रहता है और कुछ सेल में नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर उन सेल्स को सेलेक्ट करना होता है जिनमें ये ट्रांसफ़र हुआ होता है। के लिए क्या किया जाता है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम हमने जो इंसर्ट किया, जो प्लाज्मिड इंसर्ट किया, उसमें हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज़ करते हैं, जिससे वो मार्कर के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि किन प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किन प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इस तरीके से वहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं उन प्लांट सेल्स को जिनमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, जिनमें जीन का ट्रांसफ़र हुआ है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनका ट्रांसफ़र हुआ है। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप होता है रीजनरेशन इनटू होल प्लांट वाया प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हमें वो मॉडिफाइड सेल्स, प्लांट सेल्स मिल गए हैं जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले प्लांट सेल को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, यानी कि उससे पूरे एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी एक सिंगल सेल से कंप्लीट एक प्लांट का जनरेशन यहाँ पर करते हैं। ये हुआ हमारा फिफ्थ स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्टिंग ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, यानी कि प्लांट में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ट्रांसफ़र करने के पश्चात उसमें वो जो ट्रेट हमने ट्रांसफ़र किया है, वो जो ट्रेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उस प्लांट में आया है कि नहीं आया है, वो कैरेक्टर वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ का यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सिक्स्थ स्टेप है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेफ्टी असेसमेंट। अब प्लांट में वो ट्रेट आ गए हैं, लेकिन अब वो ट्रेट आने के बाद वो प्लांट जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, इन्वायरमेंट स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं, वो सेफ रहेगा कि नहीं, इसका यहाँ पर 7th स्टेज में असेसमेंट किया जाता है, सेफ्टी असेसमेंट। यानी प्लांट पूरी तरीके से सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, इसका यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। इस तरीके से इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। अब इसे हम डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा,
डायग्राम में सबसे पहले दिया हुआ है इंसेक्टिसाइड जीन क्रिएटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डीएनए सीक्वेंस में हमने ऐसा जीन तैयार किया है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें से वो जीन को डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से अलग कर लेते हैं, जिसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चाहिए, यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब उस जीन को हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है उसमें इंसर्ट करवा देते हैं, उसके साथ उसे बाइंड कर देते हैं। ठीक है, बाइंड करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या प्लांट सेल में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस प्लांट सेल को हम कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्ट फॉर इंसेक्टिसाइडल सेल्स, यानी उस सेल्स का हम ध्यान देते हैं, उस सेल्स को पहचानते हैं जिनमें इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी या जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, अब जो हमें पता चल जाता है मॉलिक्यूलर मार्कर के द्वारा कि जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सेल्स के बारे में पता चल जाता है। अब पता चलने के बाद हम क्या करते हैं, सेल्स यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन। अब उन सेल्स से जो प्लांट ग्रो होंगे वो प्रोपगेशन, यानी कि उन्हें हम प्लांटेशन कर सकते हैं। उन्हें हम ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं और उनमें स्क्रीनिंग करते हैं, उनमें टेस्टिंग करते हैं कि वो इन्वायरमेंट में सेफ होंगे, यानी कि आपका 7th स्टेज। ठीक है, अब उस 7th स्टेज के बाद हम प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं, उसकी और भी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करवा सकते हैं और उनसे खेती की जा सकती है। जैसे कि मक्के की बात करते हैं, जैसे कि मक्के में हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी डाल दी है, अब हम उसे क्या करते हैं, खेतों में प्लांटेशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होता है जैसे ही उस प्लांट को खाते हैं तो उनमें इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है, उनमें वो ड्रग होता है जो इंसेक्ट से उसे बचाएगा। जैसे ही इंसेक्ट्स उसको खाते हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन जीएम फूड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में बताया है, जैसे कि कॉर्न, सोया, कॉटन, बीटी कॉटन, पपाया, राइस, रैप सीड्स यानी कनोला, देन पोटैटो, टमाटो, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मॉडिफाइड एनिमल्स, उसके बाद पी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो टोमेटो की प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया गया है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जीएम फूड्स की। फर्स्ट पॉइंट है हाई यील्डिंग क्रॉप्स, मोर इफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड। ठीक है, यानी जीएम के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा ऐसे प्लांट तैयार किए गए हैं जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और कम से कम ज़मीन पर हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ठीक है, ये एक जीएम फूड का फ़ायदा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का फ़ायदा। अब बात करते हैं कैन सेव मनी एंड प्रमोट हायर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपकी कम ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे पैसे आपके काफ़ी बच रहे हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अधिक उत्पादन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड लेस वेस्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ जाती है तो फिर हम उसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टोमेटो बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टे फ्रेश लॉन्गर। टमाटो को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है जिससे वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं और हम उसे यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है इन्हेंस द टेस्ट एंड क्वालिटी। फूड की क्वालिटी और टेस्ट को बढ़ाया गया है। इसके अलावा है इंक्रीज एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। इसके अलावा अलग अलग तरीके के स्ट्रेस को झेलने की जो कैपेबिलिटी है वो भी उनमें इन्हेंस की गई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है टोमेटो, पोटैटो और टोबैको में जो कोल्ड टॉलरेंस यानी कि ठंड को सहने की जो क्षमता है वो बढ़ाई गई है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज़ और इलनेस। तरह तरह की बीमारियों से बचने की जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी प्लांट्स या एनिमल्स में बढ़ाई गई है, जिससे वो बीमार नहीं होते, ख़राब नहीं होते हैं और हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू द पेस्ट। ठीक है, कीड़ों से कीट से बचने के लिए भी उनमें रेजिस्टेंस पावर इन्हेंस की गई है, जिससे कि वो बचे रह सके और उनसे हमें सही फूड प्राप्त हो सके। उसके अलावा रिसर्चर्स जो हैं ऐसे
प्लांट या एनिमल डेवलप करना चाहते हैं जिससे हमें एडिबल वैक्सीन यानी वैक्सीन जो है वो हमारे फूड प्रोडक्ट में ही हमें प्राप्त हो सके, जो हमारे लिए कम कॉस्ट में हमें मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ जीएम फूड्स की। जीएम फूड का फ़ायदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले वह इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचाता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है अनइंटेंडेड हार्म टू अदर ऑर्गेनिजम्स, बिना किसी इच्छा के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि मोनार्च कैटरपिलर जो होते हैं वो मिल्कवीड प्लांट को खाते हैं, ना कि कॉर्न यानी मक्का को। लेकिन क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होते हैं उसके जो पॉलन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन होता है, वो उड़कर हवा के साथ उड़कर मिल्कवीड प्लांट पर चला जाता है। ठीक है, हम मिल्कवीड प्लांट पर ऑलरेडी वहाँ पे कैटरपिलर्स होते हैं, तो वो कैटरपिलर उस पॉलन को खा लेते हैं और खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जो अनहार्म्ड एनिमल्स हैं उनको हम हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक ट्रांसफ़र टू नॉन टारगेट स्पीशीज़। जिनमें हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते उनमें भी आपकी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो पहुंच जाता है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि कोई प्लांट है जिसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी हमने इंसर्ट की, वो जीन्स हमने उसमें इंसर्ट किया, उसके साथ साथ में वहाँ पर बहुत सारे हर्बिसाइड्स उग जाते हैं। हर्बिसाइड्स उगने के बाद वहाँ पर क्या होता है, उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण क्या होता है, जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किन में, वीड्स में। ठीक है, अब इनके जो क्रॉस पॉलिनेशन से जो नया हर्बिसाइड्स जो नया वीड वहाँ पे जो ग्रो हो रहा है, सुपर वीड ग्रो हो रहा है, उसमें वो कैपेबिलिटी आ जाती है कि वह भी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ रिस्क की, और ह्यूमन हेल्थ को अब किस तरीके से जीएम फूड का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आता है एलर्जी जेनिसिटी। ठीक है, जानते हैं कई लोगों को कई तरीके के फूड से एलर्जी होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, पीनट हो गया, एग हो गया, नट्स हो गए, सोया हो गया, फ़िश हो गया, वीट हो गया, शेल फिश हो गया। इस तरीके से कई तरीके के फूड होते हैं जिनसे कई लोगों को एलर्जीज़ होती है। ये एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर हम नए जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि और कितनी ज़्यादा एलर्जी वहाँ पर उत्पन्न हो सकती है और किस तरीके के फूड से वहाँ पर एलर्जी उत्पन्न हो सकती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होता है वह भी एलर्जी का एक कारण हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ द अननोन इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को लेने से ह्यूमन हेल्थ पे एलर्जी अलग अलग तरीके की हो सकती है, ये तो हमने जाना। इसके अलावा उसमें और भी तरीके की जो डिजीज़ है वो कॉज हो सकता है ह्यूमन जीनोम में म्यूटेशन हो जाए और उनमें म्यूटाजेनेसिस हो जाए। ठीक है, या फिर नए तरीके की कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के कारण। तो हम नहीं कह सकते जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के कारण ऐसी कौन सी और बीमारियां फैल सकती हैं जो ह्यूमन हेल्थ को रिस्क पहुंचाए। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिक कंसर्न। इकोनॉमिकली क्या नुकसान वहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले इट इज़ लेंदी एंड कॉस्टली प्रोसीजर। एक तो ये महंगा और मुश्किल प्रोसीजर होता है। दूसरा, फार्मर फॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, यानी जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ के जो किसान हैं वह इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीवन।